ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का अपर हैंड रहेगा और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये चाह रही है कि उसकी सीधी लड़ाई जो है वो राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस भाजपा हो, कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जो है बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनने तक की क्षमता बताया। कहानी में लालू प्रसाद तो एक्सपोज हो चुके हैं। लालू प्रसाद का जब भी आप नाम लेते हैं तो सीधे उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं तमाम भारत लाइव के दर्शकों को। बाबा, आप भी थोड़ा दर्शकों से बातचीत कर लें। होली का पर्व है, त्योहार है। फगुआ के सभी के हियरा से बधाई। अब की वाली फगुआ 2 दिन लग गई बा। अगजा चुकी रात के 2 तरह से लोग कह रहा बा, जैसे कि पंचांग में मिश्रा पंचांग और जो ऋषिकेश पंचांग बा, दोनों पंचांग में थोड़ा सा मतभिन्नता बा, जौना के चलते होली जौन बा 2 दिन मनावल जा रहा बा। शुक्रवार के भी और शनिवार के भी मनावल जाई। खैर सुख के मनाई तबहूर वालों के हियरा से अभिनंदन बा, बहुत बहुत बधाई बा। और शनिचर के मनाई तबहूर वालों के बहुत बहुत बधाई और हृदय से शुभकामना बा। तो देखिए, होली का महापर्व है और सभी लोग रंग गुलाल लगा रहे होंगे, होली मना रहे होंगे। आज जुम्मे का नमाज भी होना है, तो तमाम जो धर्म के लोग हैं सबको बधाई। देखिए, आज कुछ पॉलिटिकल बातें तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। हालांकि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम भी होली मनाएंगे। आज खबर कम करेंगे, कम आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन जो सबसे पहला दायित्व है सुबह सुबह आपको पॉलिटिकल अपडेट देना और जो बिहार की पॉलिटिकल गलियारों में जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताना। तो वो हम आज बताकर आपको जाएंगे। देखिए, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कहीं ना कहीं टकराहट हो रही है, लड़ाई हो रही है। विधायक आपस में टकरा रहे हैं, एमएलसी विधायक टकरा रहे हैं, विधायक टकरा रहे हैं। आखिर क्या मांग रहा है? क्या गठबंधन टूटने वाला है? क्या कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है? इन सब पर तो नजर सबकी है, लेकिन एक चर्चा खूब तेजी से हो रहा है जब विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आपस में टकरा जाती। अब देखिए, होली का माहौल है, कुछ लोग इसे देवर और भाभी की लड़ाई बता रहे हैं। देवर और भाभी का रिश्ता होली में बड़ा मनोरम होता है। एक परिवार वाला जो रिश्ता है वो है और बहुत दिनों से ये रिश्ता चला आ रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच का ये जो नया नोकझोंक का रिश्ता शुरू हुआ है, क्या वो बिहार में कुछ नए गेम प्लान की तैयारी है? और क्या भाजपा भी इस पर नजर बनाए हुए है? क्योंकि अमित शाह की एंट्री बिहार में होने वाली। सीधे बाबा के पास जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बाबा, जो इस प्रकार का परिदृश्य बनकर निकला है, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में टकराहट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में नोकझोंक, क्या कुछ चल रहा है? देखिए सागर, कल तो आप भी थे ही सदन में जब आपने देखा कि किस तरह की सब बातें हुई। हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से राबड़ी देवी कुछ बात कर रही थी और वो बता रही थी कि सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हम सदन की बात से शुरू कर रहे हैं इसलिए कि सदन चल रहा है और बजट सदन में ये पहली बार नहीं है, दूसरी या तीसरी बार है जब इस तरह से गतिरोध उत्पन्न हुआ है और नीतीश कुमार खड़ा होकर के बोले हैं, जिसको रिएक्ट करते हुए विपक्ष राबड़ी देवी के साथ वॉकआउट किया है। कल सदन बंद था, परसों की बात मैं कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि होलिका दहन और होली के चक्कर में सारा चीज चल रहा है। हालांकि बाहर निकल करके आपने देखा होगा कि सभी दल के जो महिला नेत्रियां थी वो एक दूसरे को अबीर गुलाल अबीर लगा रही थी, सभी गले मिल रहे थे। लेकिन जो सदन में चल रहा है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है, क्योंकि 2025 में आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी में एक बात साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को भले ही वो अपना सब कुछ मान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीछे से संशय जरूर पैदा होता है। अब जैसे कल ही हम खबर कर रहे थे संपादक नमन शाह जी के साथ, तो हम लोगों ने चर्चा किया था 2 लोगों के बयान का। दोनों ही बक्सर से जुड़े हुए हैं। एक मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया है और दूसरा अश्विनी चौबे ने दिया है। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं मान सकते हैं आप, ये उन लोगों का व्यक्तिगत बयान होगा। और हो सकता है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की तरफ इनका बढ़ाया गया एक कदम होगा, क्योंकि दोनों की नीतीश कुमार से अच्छी नहीं पड़ती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि आने वाला है चुनाव, दोनों को अपने किसी न किसी रूप में चुनाव में फिर से उतरने की मंशा है।
अश्विनी चौबे को लगता है कि उनके बेटे को चुनाव में उतारा जाए। भागलपुर से तैयारी में है अरिजीत सिंह। तैयारी में भी हैं और पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं। अजीत शर्मा ने भी इस बात पर रिएक्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी चौबे ने जैसे ही कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जो हैं वो चुनाव में माफ कीजिएगा बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनने तक की क्षमता बताया, तेजस्वी से बेहतर बताया। उनका भी बेटा तो इंजीनियरिंग किए हुए है, अपने बेटे को बता सकते थे मेरे बेटे में भी क्षमता है। लेकिन उन्होंने ये कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक तरह समझिए तो अपने गुड फेथ में बताया कि हम भी आपके एक मुरीद हैं। और इस बात को रिएक्ट किया जब अजीत शर्मा ने, तो इससे पता चलता है कि भागलपुर में कुछ ना कुछ विशेष तैयारी है और नीतीश कुमार की कृपा चाहिए वहां। नीतीश की ही कृपा नहीं होने के चलते पिछली बार चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। खैर ये सारी बातें तो अलग है, लेकिन अब जब देवर भाभी की चर्चा आपने की, देवर भाभी में सबसे बड़ी बात है कि आपने सुना होगा आज से 2 महीना पहले की एक चर्चा, मीडिया चैनलों ने क्या कहा था। सारे मीडिया चैनलों ने कहा था कि कुछ देर के लिए फोर्स हटा दिया गया था, गार्ड हटा दिया गया था, भीतर ही भीतर दरवाजा है उससे नीतीश कुमार और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद की मुलाकात हुई थी। ये सारी बातें आपने सुनी होगी। ये सारी बातें कितनी सत्य थी, क्या कुछ थी, ये आपको नजर आता होगा। बिल्कुल। सदन में जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक नई स्ट्रेटजी शुरू हो गई है। मैं बार बार कहता हूं, सागर आप सुने भी होंगे कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वो सत्ता से दूर हों, और नीतीश कुमार ये भी नहीं चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका से राष्ट्रीय जनता दल दूर हो। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अपने बदौलत 2020 से अभी तक उठा के देख लीजिए, कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहे हैं। लेकिन उनके आंकड़े ऐसे आते हैं जिन आंकड़ों में आप नीतीश कुमार को लिए बिना आप सत्ता कायम कर ही नहीं सकते हैं। अब जो नई कहानी गढ़ी जा रही है, उस कहानी में लालू प्रसाद तो एक्सपोज हो चुके हैं। लालू प्रसाद का जब भी आप नाम लेते हैं तो सीधे उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे, 15 साल का उनका शासन। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है, नीतीश कुमार बार बार जो ह्यूमिलिएट करते हैं या 2005 से पहले का शासन बताते हैं, तो उसमें लालू और राबड़ी को जोड़ करके बताते हैं। महिला दिवस के दिन से ही ये कहानी शुरू हुई है और नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा कि महिलाओं के लिए लोग कुछ किया है, ये महिलाओं के लिए तो हम किए हैं। वास्तव में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जब पंचायत में और वार्ड पार्षद के चुनाव में दिया है, नगर निकाय चुनाव में बहुत दिया है। इसके अलावे उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी पोशाक की योजना की, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए किया था। साइकिल योजना बच्चियों के लिए किया था। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई योजनाएं, जीविका सबसे बड़ी चीज तो जीविका समूह का स्थापना करके उन्होंने उस पर, जिस पर वो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिस पर मुकेश ने डोरे डाला। अब जो स्थिति पैदा हो गई है कि नीतीश कुमार के सबसे वोट बैंक जो 15% पर उनको ला करके खड़ा रखता है, उस वोट बैंक में संधमारी करने की तैयारी है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जैसे ही यात्रा का घोषणा किया, उससे ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा शुरू कर दी और सबसे पहला उन्होंने लैंड करते हुए, बाहर से आए थे और लैंड करते हुए उन्होंने सबसे पहला जो घोषणा किया वो था कि 2500 रुपया माई बहन योजना के नाम पर महिलाओं को देने का। यहां से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो एक कॉमन फैक्टर जुड़ा कि महिला वोटर पर वो आकृष्ट होना चाहते हैं, महिला वोटर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। इसको लेकर के जो तैयारी तेजस्वी यादव ने शुरू की, तो उनको लालू प्रसाद की जरूरत नहीं थी। उनको जरूरत किसकी थी? बिहार की वन एंड ओनली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। राबड़ी देवी सदन में हैं और पता है कि सदन में नीतीश कुमार भी उसी सदन के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों की मुलाकात होगी ही होगी। और राबड़ी देवी जिस एग्रेशन के साथ अब सामने आ गई हैं और तेजस्वी यादव इसको कोट करने लगे हैं कि हमारी माँ के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, इस तरह से गलत बिहेव करते हैं। संपादक नोमल शाही से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल है वो नीतीश कुमार कब कब क्या क्या बोले, कहां कहां फिसले, कहां उनकी जुबान फिसली, ये सारा जो क्लिप है वो निकालने की तैयारी चल रही है। उसके लिए पूरा आईटी टीम को लगा दिया गया। पूरे कैरेक्टर पर उनके प्रहार, कैरेक्टर असैसिनेशन कहा जाता है उसको। उनके चरित्र को जो है, चरित्र पर बने कहां कहां दाग लगा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने की, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद, मतलब जो काम कभी मतलब भाजपा अपने एजेंडे में करती रही है, जिससे दुश्मनी हो पहले उसके कैरेक्टर को गिरा दो। बिल्कुल, डीएनए का बात कर लीजिए आप, किसी को फंसा देने की बात, वो काम तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के माध्यम से वो काम करवाना चाहते हैं। और महिला ब्रिगेड अभी मजबूत है। आपने देखा होगा कि 3-4 महिलाएं आपको पीछे नजर आती होंगी, राबड़ी देवी के पीछे 2 महिलाएं नजर आती हैं। तो
ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में टकराव है, लेकिन इसके पीछे दो बहुत हल्की हल्की बातें हैं, हालांकि इस पर हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जो पीछे से बातें आ रही हैं, जो लोग बता रहे हैं, क्योंकि आजकल तो आप समझ ही रहे हैं कि जब विधानसभा जाइएगा, विधान परिषद जाइएगा, तो वहां नेताओं से आपकी मुलाकात होती है, भुआइल नेता सब निकल के आते हैं, जो कभी पटना में नजर नहीं आते हैं वो आपको नजर आएंगे पूरे सदन में। तो उन लोगों की बातचीत जो होती है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लोग हैं जो राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना दबाव बना के रखा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद कुछ कर नहीं पा रहे हैं जी, कोई भी खुल करके एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आगे करें तो तुरंत वो वाला हाल हो जाए। इसलिए सीधी तौर पर राबड़ी देवी को सामने करके और नीतीश कुमार का सबसे पहले वोट बैंक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि राबड़ी देवी या लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव, इनमें से जो भी सामने आए, लेकिन उतना सीट लेकर के आए कि यदि भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ कुछ करे या मेरी कुर्सी छीनना शुरू करे तो उस समय वो मेरे साथ कुशन का काम करें और हम मिल करके सरकार बना सकें। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, आपने देखा होगा कि ऑफिशियली भले ही इस बात का अनाउंसमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन भीतर भीतर आपको भी पता है, बिल्कुल सारे राजनीतिक गलियारे के लोगों को पता है, सारे पत्रकारों को ये पता है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही भजन हो रहा है, निशांत भजन। जी। निशांत की एंट्री कब होती है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल हो गया है, और इसी को लेकर के देवर भौजाई पॉलिटिक्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है। हमसे कल जब खबर कर रहे थे तो संपादक मनीषा जी ने एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में या नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री में भाजपा सहज किसमें होगी। ये बड़ा ही गुड़ सवाल था, और इस सवाल का जवाब जो हमने दिया, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उसको रिपीट कर दूं। नीतीश कुमार यदि खुद मुख्यमंत्री बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में किसी और को नीतीश कुमार यदि ऑथराइज कर देते हैं, उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को, यदि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं होगा। दूसरी तरफ यदि निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की बात, जैसा कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि उनमें मुख्यमंत्री की सारी काबिलियत है, तो अगर तेजस्वी यादव के सामने भी ये शर्त रखते हैं तो तेजस्वी यादव भी उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को करना क्या होगा, तो नीतीश कुमार को सीधे तौर पे कम से कम 50 से ऊपर सीट लेकर के आना होगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का अपर हैंड रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये चाह रही है कि उसकी सीधी लड़ाई जो है वो राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस भाजपा हो, नीतीश कुमार को अलग कर दिया जाए। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 243 सीटों वाले विधानसभा में उसमें से 101 सीट नीतीश कुमार को दे करके वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर ले, और बाकी की जो सीटें बचती हैं 142, उन सीटों में से अपने साथी लोगों को बांटे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में अपने साथी, बाकी के साथी दलों के तरफ आती है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को साइड किया जा सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार अगर बुरी से बुरी स्थिति में भी आएंगे तो जो वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी एक सर्वे आया था, जिस सर्वे में तेजस्वी यादव को दिखाया गया है कि वो मुख्यमंत्री के सबसे चहेते चेहरे हैं। ये बात तो 2020 में भी था। मुख्यमंत्री बने क्या? देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा, और पूरी की पूरी कहानी पलटती हुई दिखाई दे रही है। खास करके जिस तरह से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसमें सीधे तौर पे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए अगर लालू प्रसाद आएंगे तो उनका अतीत उनके साथ चला आएगा, चारा घोटाला से लेकर के सब कुछ आ जाएगा। राबड़ी देवी आएंगे तो राबड़ी देवी को नीतीश कुमार भले ही उनको कुछ बोल दें, क्योंकि उनके साथ रिलेशन कुछ अलग है, लेकिन बाकी के किसी की हिम्मत नहीं होगी कि राबड़ी देवी को उस तरह से शब्दों का प्रयोग कर सके। तो एक ये फायदा हो रहा है। दूसरा, नीतीश कुमार के मेन वोट बैंक महिला ब्रिगेड को ये बताना कि नीतीश कुमार का चरित्र ठीक नहीं है, यही ना करने का मतलब है कि नीतीश कुमार महिलाओं पर कब क्या बोले, ये बातें आप निकाल कर रखिएगा। आप भी उस समय सदन में मौजूद थे, मैंने खुद मौजूद था। जी। मैंने जब देखा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के और प्रजनन को लेकर के जो बातें कही थी दोनों सदन में, जैसे वो बाहर निकले सबसे पहले तेजस्वी यादव को घेरा गया। तेजस्वी यादव उनके बगल में बैठे हुए थे
और तेजस्वी यादव ने उसको कैसे डिफेंड किया सब कुछ जानते हैं। उन्होंने 10वां की किताब 8वां की किताब लगाया, बायोलॉजी की किताब पढ़ाने लगे लोगों को, ये भी सबने देखा है। तो आप किस तरह से करना चाहते हैं? नीतीश कुमार ने, हो सकता है कि उनको उनके शब्दों को आप बोलने में कमी रह गई हो, लेकिन जब उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी जी, उनके तात्पर्य यह था कि पोशाक से लेकर के जोड़ना था, और जब उन्होंने पोशाक की योजना शुरू की तब से उन्होंने जोड़ा था। हो सकता है कि बातों में वो उलझ गए हो, लेकिन नीतीश कुमार ने एक चैलेंज जरूर राबड़ी देवी को किया कि 2005 से लेकर के 2010, 2010 से लेकर 2015, 2015 से 2020 और 20 से लेकर के अब तक जो हमने किया, हम उसका पूरा डाटा बिहार की जनता के सामने पेश करेंगे कि विकास हमने किया या नहीं किया। इन सारी बातों को लेकर के अब 50% महिला आरक्षण, 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये तो नीतीश कुमार ने दिया है। जीविका की बात आपने अभी कहा, पूरे प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जीविका दीदियों को क्या नहीं दिया, ये सारी चीजें आपको साफ नजर आई। इसके बाद एक खंड ये है कि नीतीश कुमार को यहां आकर के चेकमेट करना है। दूसरा जो राष्ट्रीय जनता दल का है कि वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे। जी जी, उसके लिए वो तैयारी कर रही है, बागेश्वर बाबा को लेकर के, धर्म के नाम पर लेकर के। अभी आपने देखा होगा होली को लेकर के जो आप बयान सुने हैं, हरभीषण ठाकुर बचौल की बात कर लीजिए, या फिर अंजुम आरा जो बोली दरभंगा से, उनकी बात कर लीजिए, उस पर जो रिएक्शन आया उसकी बात कर लीजिए, इसमें डिफेंड करने की बात आई उसको आप लेकर कर लीजिए, वक्फ बोर्ड वाला मामला है उसको लेकर कर दिए, एनआरसी की बात लेकर के कर दीजिए। ये सभी चीजों को जोड़ घटाव करके बिहार में लाया जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नजर जो है वो बिहार से बंगाल और असम जाना है, तो दूसरी तरफ बिहार 4 लोगों का फोकस है। एक नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार को खुद से मुख्यमंत्री बनना है, बेटे को स्थापित करना है। फिर राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, इनको खुद से बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, खुद से स्थापित रहना है। इसके पीछे भी कड़ियां हैं और बेटी है, बेटा है, सबको एडजस्ट करना है। उसके बाद आप जीतन राम मांझी की बात करिए, उनको भी बिहार में अपने आप को स्थापित करना है। उपेंद्र कुशवाहा को अब बिहार में ही अपना फिर से जनाधार खोजना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनके पास किसी सदन में कोई सदस्यता नहीं था। वो तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेज दिया राज्यसभा, तो उनको अब अपने बिहार में स्थान देखना है कि उनके लिए जमीन कहाँ है। इसके बाद आप चिराग पासवान की बात कर लीजिए। चिराग पासवान ने अच्छा किया लोकसभा में, अब विधानसभा में 2030 में जब वो कह रहे हैं कि हम खुद चुनाव लड़ने आएंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, बिहार को हैंडल करना चाहते हैं, बिहार को देखना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? प्रशांत किशोर 243 सीट पर लड़ना चाह रहे हैं, उनका भी एक सवाल खड़ा होता है। ये सारे सवाल, और सारे सवालों में कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी कि साथ में चुनाव लड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए राबड़ी देवी निकली है मैदान में, और देवर भाभी का ये जो जोड़ी है वो खूब लोगों को भा रहा है। सदन से, सदन के बाहर आप देख रहे होंगे कुछ चटकारा ले लेकर के आप वीडियो और रील्स लोग देख रहे हैं। तो खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कहीं देवर भाभी वाला ये गेम जो है, अगर जो नजर आ रहा है वही है तब तो ठीक है, अगर तब भाजपा के लिए संतुष्टिजनक है। लेकिन अगर भीतर में कुछ चल रहा है और ये मिलीजुली नूरा किस्ती है, सोची समझी रणनीति के तहत एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सपना देखती रह जाएगी और नीतीश कुमार फिर से बाजी मार लेके चल जाएंगे। तो इसीलिए अमित शाह को बिहार भेजा जा रहा है। बिल्कुल, अमित शाह के बिहार आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि अमित शाह यहाँ आएंगे तो अमित शाह की रणनीति, उनकी चाणक्य नीति बड़ा अजीब तरह से काम करती है। वो साम दाम दंड भेद और मैत्री सब जानते हैं। पहले हालांकि कई बार उनका रणनीति बिहार में फेल हो चुका है। बिल्कुल, देखिए बिहार में एक ही चाणक्य काम कर सकता है ना, और ओरिजिनल चाणक्य तो नीतीश कुमार है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि देवर भौजाई का जो ये रिश्ता है ये बड़ा अजीब तरह का होता है। आपने देखा होगा, रामायण तो आपने जरूर देखा होगा, माता सीता और लक्ष्मण का जो रिश्ता था, भरत के साथ जो रिश्ता था, इस रिश्ते को कौन भुला सकता है? अगर ये रिश्ता कायम रहा तब तो खेल हो जाएगा, तब तो आप समझ लीजिए कि कुछ भी हो जाएगा। चलिए, आज होली का दिन है और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें तो हम नहीं करेंगे, आज कम खबरें लगेंगी भारत लाइव पर, क्योंकि होली का त्योहार है, सब अपने घर परिवार के साथ होली मना रहे होंगे। लेकिन जो भी अपडेट्स अगर पॉलिटिकल निकल कर आएंगे वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, ये देवर भौजाई वाला जो गेम चल रहा है, अगर अंदर खाने में इसको लेकर कोई चर्चा है
और अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। और अमित शाह को बिहार अगर मोदी जी भेज रहे हैं तो कुछ बड़ी रणनीति, कुछ बड़ी स्ट्रेटेजी पर काम भाजपा कर रही है। और जैसा कि आज माफ कीजिएगा, जैसा कि कल के पंचनामा में हमारे संपादक ने इस सारे डिटेल्स को बताया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान क्या है, क्यों आ रहे हैं शाह, देख लीजिएगा पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पैनोरमा ग्रुप की तरफ से, पैनोरमा परिवार की तरफ से। ये जो होली का फेस्टिवल है हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि रंग और अबीर का इस्तेमाल ना हो, फूल से हम लोग, चूँकि कहीं ना कहीं केमिकल का उपयोग बहुत ज़्यादा कलर में होता है, इनसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। और कलरफुल होली होना चाहिए, इसको हम फूल से और अबीर से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पैनोरमा परिवार की तरफ से।